अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 18 पर और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैप्टर नंबर 18 के अभी तक हम लोग 7 लेक्चर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। द लास्ट वन वॉज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और जो कि हमारे इस दफ़ा के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 8 से जो हम लोग बिल्कुल ही एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 का, दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर मैं आपको बच्चों थोड़ा सा इस चैप्टर का एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू दे दूं तो वो ये था कि चैप्टर नंबर 18 में हम लोगों ने स्टार्ट में जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज पीएन जंक्शन। हमने पीएन जंक्शन को स्टार्ट किया जिसको हम डायोड भी कहते हैं। फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन के डिफरेंट यूजेस और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया। फिर बच्चों दरमियान में हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर। फिर हमने ट्रांजिस्टर को समझा, ट्रांजिस्टर के यूजेस देखे, ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह फ्लो करता है, और फिर ट्रांजिस्टर की जो एप्लीकेशंस थी जिसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन थी जिसको हमने लेक्चर नंबर 6 में स्टडी किया। और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच उसकी एप्लीकेशन थी। तो दो टॉपिक बेसिकली हम लोगों ने अभी तक कवर किए, पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर, राइट। तीसरा जो टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम इस पूरे चैप्टर को तीसरे हिस्से में यहाँ से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो बच्चों आज की इस एक ही वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में चंद बातें, और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो यूज़ है एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इसको हम आज के इस लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मज़ीद इस पे अब टाइम लगाए बगैर हम लोग चलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन की तरफ, और डेफिनेशन के बाद इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों ये आपका बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर है। ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स तक हम जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक जो है आपको इस पूरे लेक्चर में अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग एक ही सिटिंग में कोशिश करें, अगर देख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। अपने पास टेक्स्ट बुक, की बुक या कोई ऐसे हेल्पिंग नोट्स जो है बनाने के लिए पेपर ज़रूर रखें जिस पर आप इस लेक्चर के की पॉइंट्स को नोट कर सकें। ऑलराइट बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी डेफिनेशन से, और फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें आज आपसे करनी हैं। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद फिर इस पे नेक्स्ट बात करते हैं। तो बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इज़ अ हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर, राइट। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग नोट करना स्टार्ट करें। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, an operational amplifier is a high gain voltage amplifier, right, which is also used as which is also used as या which is also used for arithmetical operations, as की बजाय for लिखते हैं, which is also used for arithmetical, which is also used for arithmetical operations such as addition, subtraction, division and मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ तक बच्चों अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो ये उसकी बड़ी एक कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को जो मैं दो हिस्सों में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। द फर्स्ट वन इज कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ तक बच्चों आप इसका एक हिस्सा समझ लें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर है। मिसाल के तौर पे आप इसको जो मिली वोल्ट्स में
मिली वोल्ट्स में, जो कि बहुत ही थोड़ा सा वोल्टेज है, मिली वोल्ट्स, थाउजेंड्स पार्ट ऑफ अ वोल्ट। अगर आप इसको मिली वोल्ट में इनपुट दें तो ये उस मिली वोल्ट को 100 वोल्ट्स में, मतलब 100 टाइम्स, मतलब मिली 100,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम आप कह सकते हैं, 1 लाख गुना उसको ज़्यादा कर देगा। यानी अगर हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इनपुट करें जस्ट 1 मिली वोल्ट का सिग्नल, यानी कि 1 मिली वोल्ट उसको इनपुट करें, तो ये उसकी आउटपुट को 1 लाख गुना बढ़ा देगा। लेट्स से दैट विल बिकम 100 वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट का 100 यानी 100 वोल्ट बनना, इसमें जो डिफरेंस है ये आप कह लें कि ये इसका 1 लाख गुना ज़्यादा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि ये इसका 10⁵ टाइम्स ज़्यादा हुआ है। तो ये जो है ना बच्चों, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बहुत ही यूज़फुल या एक बहुत ही की यूज़ है। यानी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक यानी मेन एक काम जो है, जो ये कर सकता है, या इसका एक ह्यूज बेनिफिट आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये किसी स्मॉल इनपुट को, बहुत ही स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल इनपुट को थाउजेंड्स टाइम्स यानी 100,000 टाइम जो है उसको ज़्यादा कर देता है, राइट। तो किसी भी स्मॉल इनपुट को बहुत ज़्यादा कर देता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को, जिसमें एक बहुत स्मॉल इनपुट को एक हैवी या हाई आउटपुट बना देना, दैट इज़ एक्चुअली एम्पलीफिकेशन, राइट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन, राइट, एम्पलीफाई कर देना सिग्नल्स को। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, या स्पेसिफिकली इसको जब डिज़ाइन करते हैं तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इसकी जो आउटपुट हो वो बहुत ज़्यादा हो। यानी इसके लिए हमने ये जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल मुनासिब वर्ड है, विच इज़ हाई गेन वोल्टेज। यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसकी हो जाती है, 100,000 टाइम्स हो जाती है। तो हाई गेन इज़ 10⁵ टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। ये इसका बड़ा अच्छा यूज़ है, ठीक है। तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इस डेफिनेशन का ये पहला पार्ट है, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी मशीन समझ लें, आप कुछ भी समझ लें, जिसमें आप ये याद रखें कि जब इसको हम एक स्मॉल सिग्नल देंगे तो ये उसको बहुत लार्ज जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, हमने पढ़ा था, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन है ये ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। तो जो पहला हिस्सा जो है ना हमारे इस डेफिनेशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहली लाइन है ये मैंने लिखी, इसमें यह है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर। और यही बच्चों जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस में है, जिसको हमने मज़ीद आगे जो है वो स्टडी करना है। विच इज़ ऑल्सो यूज्ड, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल ज़रूर करेंगे। विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ होता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हम किसको कहते हैं? दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन जो प्रोसेसेस को हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। हमारे इस सिलेबस में ये जो सेकंड वाला पार्ट है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस वाला, ये किस तरह होता है ये हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बस हम डेफिनेशंस में लिख देंगे, डेफिनेशन में कि ये मतलब इस तरह करता है, लेकिन मज़ीद इस पर हम कहीं पे भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसकी सिर्फ हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर वाली बात को ही कंटिन्यू रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक बच्चों हो गई डेफिनेशन। आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो अगर आप ये लिख देते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ये कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है जिस पे आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता कैसे है, इस तरफ भी हम नहीं जाएंगे हमारे सिलेबस में कि इसके अंदर कि एक ट्रांजिस्टर लगेगा, 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, कुछ डायोड लगेंगे, कोई कैपेसिटर लगेगा, कोई रेजिस्टर लगेगा। बस ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होगा जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाएगा, जिनमें मेन जो है वो ट्रांजिस्टर होंगे, डायोड्स होंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर लगाएंगे और बस इसको एक जगह बंद करके हमें दे दिया जाएगा। हमें इसके बनने से यहाँ पे कोई सरोकार नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। हमने ये समझना है कि हमारे पास बना बनाया ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, हमने उसको स्टडी करना है कि इसकी कितनी इनपुट्स हैं, कितनी इसकी आउटपुट्स हैं, किस इनपुट को हम किस तरह से देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगी, किस इनपुट को हम किस तरह से देंगे तो फिर क्या आउटपुट मिलेगी। इस तरह की चीज़ों को बस हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसकी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में या कंस्ट्रक्शन की तरफ हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें अब मैं आपके सामने इसकी सिंबल बनाता हूँ। तो किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो सिंबल है
वो बच्चों इस तरह से है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह से, जैसे एक एरो होता है, इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। ये उसके सिंबल मैं बना रहा हूँ। इसमें बच्चों इसकी दो इनपुट्स हैं, तो दोनों इनपुट्स के लिए हम दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इस तरफ। एक इसकी जो है वो आउटपुट है। लेट्स से अगर वोल्टेज की फॉर्म में मैं लिखूँ तो इसकी आउटपुट जो है वो वी आउट से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, और बच्चों ये जो इसकी दोनों इनपुट्स होती हैं, इसमें एक इनपुट को नेगेटिव साइन से और दूसरी इनपुट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेगेटिव साइन वाली इनपुट है, इसका जो नाम है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग, राइट। इन्वर्टिंग इनपुट इसको हम कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इन्वर्टिंग, राइट। और अभी हम देखेंगे कि इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये क्या करती है, ये किस तरह काम करती है। तो नेगेटिव जहाँ पे लिखा है नेगेटिव साइन, दैट मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट। जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है बच्चों, दैट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। अभी हमें समझ आ जाएगी कुछ देर में कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों, दो ये हो गई, दो इनपुट्स हो गई, एक आउटपुट होगी। इसके अलावा बच्चों दो लाइंस यहाँ पे लगी होंगी, और यहाँ पर जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये negative VCC, right? This is some voltage, value of voltage which is VCC. This is plus VCC, या sometime इसको plus VCC या इसको minus VCC, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ पर जो वोल्टेज सिग्नल हम देंगे दैट इज़ V नेगेटिव, उसको V नेगेटिव से शो करेंगे। और जो प्लस पे पॉजिटिव इनपुट पे जब हम इनपुट देंगे तो उसको जो हम लिखेंगे V पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा मेकअप मैंने कर दिया कि इसकी जो सिंबल है वो किस तरह की होगी, तो ये आपने इसकी सिंबल याद रखनी है। ये बच्चों इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है V नेगेटिव, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है V पॉजिटिव, और ये जो दो अप्लाइड वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। ये भी इसका पार्ट ही आप समझे कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें दो वोल्टेजेस दे के इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, वन इज़ नेगेटिव, द अदर वन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। माइनस VCC प्लस VCC, समटाइम्स ये 12 वोल्ट होते हैं, माइनस VCC इज़ माइनस 12 वोल्ट एंड प्लस VCC मीन्स प्लस 12 वोल्ट, ये इस पर ऑपरेट करवा देते हैं इसको। तो यानी कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों वोल्टेजेस की मौजूदगी में ऑपरेट करेगा। जो इसका काम है या जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, ये अपने उस मकसद को पूरा करेगा इन दोनों वोल्टेजेस की मौजूदगी में। दोनों वोल्टेजेस देंगे इसको, वी नेगेटिव VCC प्लस VCC, फिर हम इसकी कोई इनपुट देंगे तो वो आउटपुट पे जो है वो हमें दिखाएगा जैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो फिलहाल बच्चों आपने याद रखना है कि ये इसकी सिंबल है, इसकी एक दो बार आपने बना के प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब मैं बात करूँ इन्वर्टिंग की और नॉन इन्वर्टिंग की। ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है, इसका मतलब जो ये है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है, तो इस इन्वर्टिंग इनपुट को हम V नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वोल्टेज सिग्नल इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे, लेट्स से कि हमने एक वोल्टेज सिग्नल इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया, तो आउटपुट पे जब ये इन्वर्टिंग सिग्नल जाएगा तो ये आउटपुट पे जाके इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है। इन्वर्ट मीन्स कि ये जो इसका पॉजिटिव हाफ है और ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव हाफ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो इसका नेगेटिव हाफ है ये पॉजिटिव हाफ बन जाएगा इस तरह से, और फिर से ये जो पॉजिटिव हाफ है ये फिर एक नेगेटिव हाफ बन जाएगा, तो इन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देखें इन्वर्ट हो गया, राइट। ये पॉजिटिव हाफ था तो ये इन्वर्ट होकर नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हाफ था इन्वर्ट हुआ पॉजिटिव हाफ बन गया, पॉजिटिव हाफ था इन्वर्ट हुआ नेगेटिव हाफ हो गया। तो इसका मतलब है कि इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इस पर जो भी इनपुट हम देंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे, वो आउटपुट पे इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज इन्वर्टिंग इनपुट। तो दिस इज इन्वर्टिंग इनपुट, और यानी कि इनपुट हमने दी और ये इन्वर्टिंग इनपुट का ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि ये इन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा चूंकि बच्चों एम्पलीफायर है तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा होगा ही। अब आपको पता है कि इस वेव फॉर्म में जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम इस पीक से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दिस पीक इज़ एक्चुअली द एम्पलीट्यूड। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इस पीक का वो ज़्यादा मैंने दिखाया है, सो दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड तो बढ़ना ही है। इन दी एंड ये एम्पलीफायर ही तो है, मतलब इसने एम्पलीफाई ही करना है सिग्नल को, जो भी हम सिग्नल देंगे उसको एम्पलीफाई करना है इसने। 1 मिली वोल्ट देंगे लेट से तो 100 वोल्ट बनाएगा या ज़्यादा करेगा। तो लेकिन जब अब इसकी हम इन्वर्टिंग इनपुट यूज़ करेंगे तो जो भी इनपुट वोल्टेज हम देंगे वो आउटपुट पे एम्पलीफाई होगा, लेकिन एम्पलीफाई होने के साथ आप देखेंगे
कि ये इन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से इन्वर्ट होता है। ठीक, अच्छा जी, अब दूसरा क्या है, दूसरी है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जैसा कि नाम से लग रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब ये है कि हम इसको जो भी इनपुट देंगे, लेट्स से इस तरह से हमारे पास जो है ये इनपुट है जो हमने इसे दी, और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि ये इनपुट जो है वो इन्वर्ट नहीं होगी, वो इसी तरह से हमें मिल जाएगी, बस वो एम्पलीफाई हो जाएगी। मतलब ये है कि ये इसका पॉजिटिव हाफ है, तो पॉजिटिव हाफ इज स्टिल पॉजिटिव, लेकिन उसकी पीक मैंने बड़ी बना दी, जिसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। जब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे ये नॉन इन्वर्टिंग है। इस तरह ये नेगेटिव हाफ है तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह ये एक पॉजिटिव हाफ है तो इसका जो है इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो गया। सो दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग, राइट। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग है और ये हमारे पास इन्वर्टिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? चलें जी, यहाँ तक बच्चों जो समरी है वो ये है कि हमने देखा, हमने समझा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैंने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी और उसकी सिंबल बनाई और फिर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको आप स्क्रीनशॉट लें, इतने पॉइंट्स को नोट करें, फिर मैं इसको रेस करता हूँ और आगे चलते हैं इसकी तरफ। ऑलराइट, नोट कर लें इसको। ठीक जी, चलें जी, इसको रेस करते हैं। अच्छा जी, अब जो चलते हैं हम कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट। दो इसकी आप क्या लें कि दो इसके यूजेस हैं, दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन उसमें जो पहला ये है नंबर वन कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं एज ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, नोट करें इसको, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हेडिंग बना लें इसमें, ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा है क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दो तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज हो सकता है। ठीक है, आप ये समझ लें कि मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो टाइप्स बना दी, दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले बच्चों समझते हैं कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पहले स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ बातें। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते किसे हैं। ठीक है जी, पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कहते हैं कि व्हेन आउटपुट ऑफ एन operational amplifier is not connected with the input of the amplifier, it is used as open loop ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये जो आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या आप इसको यूँ कह लें कि व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड विदाउट, चलें इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और व्हेन यूँ भी लिख सकते हैं, व्हेन एन operational amplifier is used without externally connecting the input, the output and the input, it is known as
इट इज़ नोन एज ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, चल रहे जी, दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको आप नोट करें जल्दी से। ये आपने नोट करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको यहाँ पे पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, लिख लें इसको। When an operational amplifier is used without externally connecting the output and the input, it is known as open loop operational amplifier। देखिए जो हमारे पास अभी मैंने सिंबल बनाई थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो लेट्स से इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये उसकी इन्वर्टिंग इनपुट, ये उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये है जो इसकी आउटपुट। लेट्स से दिस इज़ वी आउट, दिस इज़ वी नेगेटिव, दिस इज़ वी पॉजिटिव, देयर इज़ एन इनपुट नेगेटिव VCC, देयर इज़ एन इनपुट पॉजिटिव VCC। देखिए बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बहुत अच्छा यूज़ है जो कि हम पढ़ेंगे क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, उसमें ये होता है कि हम इसकी आउटपुट को इसकी इनपुट के साथ, इस नेगेटिव इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर हम क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं बनाते, राइट, जो कि हम उसमें बनाएंगे, उसमें हम ये करते हैं कि इसकी इस नेगेटिव इनपुट को एक रेजिस्टर को लगाकर इसकी आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ये बच्चों जब हम इस तरह बना देंगे, एक्सटर्नली आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह यूज़ होने को, किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस तरह यूज़ होने को हम बोलेंगे क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा तो कोई सिलसिला है नहीं, हमने इसकी आउटपुट को इसकी एक इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं किया, राइट, आउटपुट और इनपुट दोनों कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कनेक्ट क्यों करते हैं। फिलहाल इसकी आउटपुट और इसकी इनपुट को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया। यहाँ देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि इसको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था कि व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज विदाउट एक्सटर्नली कनेक्टिंग, ठीक है, एक्सटर्नली कनेक्शन नहीं होना चाहिए बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, दिस इज नोन एज ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। ये आपने याद रखना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये यूज जो है। सो व्हेन आउटपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉट कनेक्टेड विद, यहाँ पे भी वर्ड हम लिख सकते हैं, नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली with the input of the amplifier, it is used as open loop operational amplifier। यानी एक्सटर्नली हमने आउटपुट को और इनपुट को आपस में कनेक्ट नहीं किया, तो ये होगा ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जिसमें हम कर देंगे वो बन जाएगा क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस केस में जो भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये जो सिंबल मैंने बनाई है, ये है ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब इस ओपन लूप के केस में हम ये कहते हैं कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, ये जो एम्पलीफायर होता है, इसकी गेन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसको जो भी हम इनपुट देंगे, इसकी गेन बहुत ज़्यादा होगी, और उस गेन को हम कहेंगे ओपन लूप गेन, राइट। गेन से क्या मुराद है कि हम इसको इनपुट देंगे, राइट, मिली वोल्ट्स में या माइक्रो वोल्ट्स में, ये उसको वोल्ट्स में या 100,000 टाइम्स या मैनी 1000 टाइम्स उसको ज़्यादा कर देगा, तो दैट विल बी कॉल्ड द ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन को जो हम लिखते हैं, ओपन लूप गेन को लिखने का तरीका है AOL, एंड दैट इज इक्वल्स टू V0 ओवर V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। और ये उसका फार्मूला अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हम ओपन लूप गेन को कैलकुलेट करते हैं। और मुझे याद रखें कि जो ओपन लूप गेन है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, that is 10 raised to the power 5 times almost, right। जैसे मैंने शुरू में कहा था 1,00,000 टाइम जिसको कह सकते हैं, 100,000 टाइम जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये है कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ 10 raised to the power 5 टाइम्स। एक बात होगी। दूसरी बात बच्चों आपने ये याद रखनी है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये ज़रा देखें, ये भी आपको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चों, ओपन लूप एम्पलीफायर जो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी गेन बहुत ज़्यादा होती है। उसको यूँ कैलकुलेट करते हैं V0 ओवर V प्लस माइनस V माइनस।
इसी में मैं ये बता देता हूँ। वी नॉट का मतलब है बच्चों वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज, और वी प्लस माइनस वी माइनस का मतलब है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। इसी को मैंने पॉइंट 2 बना के लिखा है कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंशियल जो है बच्चों ये आया है डिफरेंस से, ठीक है, और डिफरेंस जो है ये किससे आया है, जिसको आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन हुई है, राइट, यानी एक दूसरे से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिफरेंस है उनका, जैसे फ़र्क ले रहे हैं उनका। तो ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर इज यूज्ड एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब जो ये है कि अगर हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट्स पे वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव के ऊपर अगर हम इनपुट दे दें, तो फिर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इस चीज़ में डिफरेंशिएट कर लेता है कि इन दोनों में से कौन सी इनपुट बड़ी है और कौन सी इनपुट छोटी है। और फिर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि जो आउटपुट है वो उसके मुताबिक देनी है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट। मसलन फर्ज करें बच्चों कि हमने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ये जो वी नेगेटिव है ये हमने दे दी इसको 1 वोल्ट, और जो वी पॉजिटिव है ये हमने इसको दे दी 1.002 वोल्ट, राइट। फर्ज करें एक छोटा सा डिफरेंस है, यानी वी नेगेटिव जो है दैट इज़ 1 वोल्ट और जो वी पॉजिटिव है दैट इज़ 1.002 वोल्ट, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूँ, शायद आपको कैमरे में सही तरह से नज़र ना आए। तो फर्ज करें बच्चों ये जो वी नेगेटिव है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 वोल्ट और ये जो वी पॉजिटिव है दैट इज़ 1.002 वोल्ट, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होगा एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो उसमें ये एम्पलीफायर खुद से ऑब्जर्व करेगा कि इसकी ये जो इनपुट है विच इज़ वी पॉजिटिव दैट इज स्लाइटली बिगर देन द अदर इनपुट वी नेगेटिव। उसके में अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर खुद से समझेगा कि जो इसने आउटपुट देनी है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू वी पॉजिटिव, राइट। तो V पॉजिटिव जो है अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो V पॉजिटिव मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इसकी जो आउटपुट आएगी बच्चों वो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट के तौर पे आएगी, सही है। एक तो ये कि इसकी जो आउटपुट होगी वो नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे आएगी, और कितने वोल्ट को ये आउटपुट पे लेके जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे, 1.002 नेगेटिव 0.002 वोल्ट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 0.002 वोल्ट, राइट। इतना थोड़ा सा डिफरेंस बनता है। इस डिफरेंस को फिर ये ऑपरेशनल एम्पलीफाई जो है ये इतने टाइम्स एम्पलीफाई करेगा, यानी 0.002 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 0.002 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 रेज़ टू द पावर 5, तो ये आंसर जो है वो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने दो इनपुट्स दी, एक 1 वोल्ट एक 1.002 वोल्ट। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है, ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर ने खुद से ये देख लिया कि इसमें दोनों इनपुट्स में कौन सी इनपुट बड़ी है, और जो इनपुट बड़ी है उसके मुताबिक ये आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब चूंकि V पॉजिटिव बड़ी है मेरी इस एग्जांपल में, तो V पॉजिटिव के मुताबिक ये जो आउटपुट देगा वो कौन सी होगी, दैट आउटपुट विल बी नॉन इन्वर्टिंग। एक तो पहली बात तो ये है कि ये नॉन इन्वर्टिंग होगी इसकी आउटपुट, और दूसरी भी जो ये होगी कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट देगा वो इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस मैंने अभी निकाला 1.002 माइनस 1 दैट इज 0.002, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5 से, क्योंकि इसकी गेन इतनी है, इतने टाइम ये उसको ज़्यादा करेगा। तो फिर 0.002 को जब हम 10 रेज़ टू द पावर 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करें दैट ऑलमोस्ट बिकम्स 20 वोल्ट्स समथिंग, ठीक है। तो इतने जो है 0.002 जो है दैट विल बिकम 20 वोल्ट्स, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम। तो कहाँ 0.002 और कहाँ 20 वोल्ट, तो ये बहुत ज़्यादा आउटपुट इसकी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा रिवर्स करूँ और लेट्स से कि जो V पॉजिटिव है ये हमने दिया है 1 वोल्ट के इक्वल, और ये जो V नेगेटिव है लेट्स से जो कि ये है 1.002 वोल्ट के इक्वल। तो इसमें ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है जो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये काम कर रहा है एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ये गेस करेगा, अब ये देख लेगा कि अब ये वाली जो इसकी V नेगेटिव है ये V पॉजिटिव से ज़्यादा है। अब इसने जो आउटपुट देनी है वो किस तरह देगा, अब वो इन्वर्टिंग देगा, यानी जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिग्नल जो हैं वो अगर इस तरह से हैं
तो इन्वर्ट होके ये इस तरह से हो जाएंगे, राइट, इन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, नेगेटिव हाफ पॉजिटिव बन जाएगा। एक तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो ये देखेंगे कि इसका जो डिफरेंस होगा विच इज़ अगेन 1.002 माइनस 1 0.002, उसको फिर वो 10⁵ टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा। समझ आ गई बच्चों बात की? तो इस तरह से जब कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कहते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है एज ए ओपन लूप operational amplifier. So open loop operational amplifier is also used as a differential amplifier. ठीक है ना? अब differential का आप मतलब समझ गए हैं कि differentiate का मतलब है कि इन दोनों इनपुट्स को differentiate करना है और differentiate करने के बाद इसकी इनपुट को जो है वो ज़्यादा करना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी ठीक हो गया कि ओपन लूप गेन जो है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन जब ये ओपन लूप के तौर पे यूज़ होता है तो दैट इज़ V नॉट ओवर V प्लस माइनस V माइनस। तो अगर 0.002 है और यानी इसकी जो आउटपुट है लेट्स से कि ये 20 वोल्ट्स बनाता है, फ़र्ज़ करें कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सामने बना है ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, अगर इसकी जो आउटपुट है वो 20 है और इसकी जो इनपुट है दैट इज़ 0.002, तो इसको सॉल्व करके ऑलमोस्ट 10⁵ अगर आंसर आता है तो दैट इज़ गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देख लें, अगर कोई जीरो का नंबर इधर उधर हो तो उसको करेक्ट कर लें। सही है, तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हमने यूज़ किया एज ऑपरेशनल ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। अब बात करते हैं हम क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ओके बच्चों, तो ये है ऑपरेशनल ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। तो इसमें जो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख दें, इसकी डायग्राम बना दें, ये वाली इसकी ओपन लूप गेन लिख दें, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो 1.002 माइनस 1 दैट इज 0.002 वोल्ट, जब मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से तो दैट विल बी समथिंग 200 वोल्ट, सॉरी मैंने 20 वोल्ट का, दिस इज़ ऑलमोस्ट 200 वोल्ट्स। ठीक है, आप इसको चेक कर लें दोबारा कैलकुलेटर से। सो दिस इज़ 200 वोल्ट, तो 0.002 के सिग्नल को 200 वोल्ट्स बनाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है अगर हम उसकी बात करें, लेट्स से मैं लिखता हूँ, अगली हेडिंग आप लोग बना सकते हैं क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। तो सबसे पहले बच्चों डिफाइन करते हैं कि क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ से हम कहते हैं कि व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज when an operational amplifier is used such that its output is connected with inverting, इसको inverting के साथ ही हम करेंगे, is connected with inverting input via, right, when an operational amplifier is used such that its output is connected with inverting input externally, it is used as closed loop operational amplifier, right। ये देखिए बच्चों, ये बिल्कुल उसके opposite इस तरह से, when an operational amplifier is used such that its output is connected with inverting input externally, it is used as closed loop operational amplifier। ठीक है, आप देखें बच्चों इसमें कि अगर हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट को और उसकी इनपुट को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दें तो फिर वो यूज़ होगा एज क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बच्चों हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नेगेटिव इनपुट इसकी और ये पॉजिटिव इनपुट इसकी, और ये बच्चों इसकी आउटपुट, यहाँ पर इसका नेगेटिव VCC और यहाँ पर इसकी पॉजिटिव VCC, ये तो इसमें होगा ही, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बच्चों इसकी आउटपुट वोल्टेज है और ये दोनों इसकी इनपुट हैं। इसमें ये वाली बच्चों जो इनपुट है दैट इज़ इन्वर्टिंग और ये वाली जो इनपुट है दैट इज़
नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। वन इज नेगेटिव, द अदर वन इज पॉजिटिव। अब जो अगर हम इस इनपुट को, इस नेगेटिव या इन्वर्टिंग इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नली इसकी आउटपुट के साथ, तो फिर ये क्लोज लूप बन जाएगा इस तरह से कि फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास नेगेटिव इनपुट है और यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाएंगे और इस रजिस्टर की मदद से हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को की आउटपुट को और इसकी इनपुट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, नाउ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ बिकम क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमने क्या किया, हमने इसकी आउटपुट को इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। कौन सी इनपुट के साथ कनेक्ट किया, इन्वर्टिंग के साथ किया, ठीक है ना। हमेशा इन्वर्टिंग के साथ ही करेंगे इसको, तो इन्वर्टिंग इनपुट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते हुए हमने इस रजिस्टर को बीच में कनेक्ट कर दिया। और जो इस रजिस्टर को जो है इसका हम नाम रखते हैं, इस रजिस्टर को जो हम कहते हैं फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसका क्या काम है। इस रजिस्टर को जो कहते हैं फीडबैक रजिस्टर। तो किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को जब हम इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं वाया फीडबैक रजिस्टर, नाउ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ बिकम क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। वैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन शॉर्ट ओप एम भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ओप एम, राइट। ये थोड़ा सा मॉडर्न नेम कह लें, इन शॉर्ट नेम कह लें, ओप एम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो दिस इज क्लोज्ड लूप ओप एम, क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब जो ये जो क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद रखनी है, जिसके बाद हमें फिर इसको स्टडी करना आसान हो जाएगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ बच्चों इसकी कौन सी हैं, एक दो प्रॉपर्टीज़, दो हैं, हमें एक की ज़रूरत है लेकिन मैं दोनों लिख देता हूँ। तो इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं, नंबर वन कि क्लोज्ड लूप जो है, लेट्स से यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपर्टीज़। क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो है बच्चों, इसमें जो आउटपुट होती है, आउटपुट वोल्टेज, पहली प्रॉपर्टी ये है कि आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज ट्राइज टू इक्वलाइज द इनपुट वोल्टेजेस, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी आप इसकी नोट करें, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज ट्राइज टू इक्वलाइज द इनपुट वोल्टेजेस, ठीक है। किसी ऑपरेशनल क्लोज्ड की बात करें अब हम, क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वोल्टेज दैट ऑलवेज ट्राइज टू इक्वलाइज द इनपुट वोल्टेज। बस समझो, इस क्लोज लूप में ये जो हमने क्लोज लूप बनाया है, आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट किया है, तो इस आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट करने का मकसद या मतलब ये है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो चाहती है कि ये जो दोनों इनपुट्स हैं ये इक्वलाइज हों। फर्स्ट करें बच्चों, हम इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये दे देते हैं 10 वोल्ट, लेट्स से। तो बच्चों ये जो आउटपुट आएगी नॉन इन्वर्टिंग, अगर हमने 10 वोल्ट दी है तो इसके मुताबिक जो आउटपुट आएगी दैट मस्ट बी 10 मल्टीप्लाइज 10 क्योंकि इस इनपुट वोल्टेज ने, या लेट्स से अगर छोटा नंबर ले लूँ मैं, नॉन इन्वर्टिंग अगर हमने 1 वोल्ट दी है तो फिर इसकी जो आउटपुट है वो हो जाएगी 10⁵ यानी 10⁵ वोल्ट हो जाएगी, लेट्स से। अब ये जो आउटपुट है वो चाहेगी कि ये जो इसकी इनपुट है, ये जो सेकंड इनपुट है V नेगेटिव, ये भी 1 वोल्ट हो, राइट। तो फिर ये आउटपुट यहाँ से एक करंट सेंड करेगी इस रजिस्टर में से, और उस करंट की मदद से ये जो इनपुट वोल्टेज होगी V नेगेटिव, दिस मस्ट ऑल्सो बी 1 वोल्ट, ठीक है। क्यों, कैसे, किस तरह से, अभी इसको हम आगे लेके चलते हैं। पहले आप ये रूल याद रखें कि जब भी आप इनपुट देंगे, लेट्स से बच्चों कि आपने इस नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट है ये आपने दी है 0.002 वोल्ट, जैसे अभी मैंने उसमें कैलकुलेट की थी। तो हमने यहाँ पे कितनी इनपुट दी है 0.002, और इसकी जो आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी 200 वोल्ट। अब ये इसकी आउटपुट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी कि इसकी ये जो इनपुट है V नेगेटिव वो भी इक्वल हो 0.002 वोल्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो द आउटपुट ऑफ अ क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑलवेज वांट्स टू इक्वलाइज द इनपुट वोल्टेजेस, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि करंट थ्रू एनी ऑफ द इनपुट must not flow in or out, ठीक है। द करंट थ्रू एनी ऑफ द इनपुट मस्ट नॉट फ्लो इन और आउट। ये जो दोनों इनपुट्स हैं इनमें से
किसी भी इनपुट में जो करंट का फ्लो है वो ना हो। अब यहाँ पर इसको हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये जो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि ये जो आउटपुट लूप होती है किसी भी क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ये आउटपुट हमेशा चाहती है कि ये दोनों इनपुट्स जो हैं यहाँ पर वोल्टेज सेम रहे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका हमें फ़ायदा होगा। बहरहाल बच्चों, फिलहाल आप याद रखें, फिलहाल मैंने ये बताया है कि क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसे कहते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अगर आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसकी इसमें जो रजिस्टर दरमियान में हम कनेक्ट करते हैं, इस रजिस्टर को हम कहते हैं फीडबैक रजिस्टर। और आमतौर पर जो इस फीडबैक रजिस्टर की जो वैल्यू होती है ये बहुत हाई होती है। ठीक है, नहीं, इसमें आपने याद रखना है, मेगा ओम्स में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपने दोनों नाम याद रख लिए, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर और क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रेस कर दूँ, राइट, या फिर यहाँ पे पॉज करके आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेस कर देता हूँ। ऑलराइट जी, चलें जी। अब जो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे इसी टॉपिक में है, दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जो हमारा जो सिलेबस के मुताबिक वो है, उसकी मैं हेडिंग बना दूं, यह जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम इसको दोनों तरह से पढ़ेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग भी पढ़ेंगे और एज नॉन इन्वर्टिंग भी पढ़ेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इस केस में जो ये है, अगर मैं आपके सामने डायग्राम इस तरह से बना दूं कि हमारे पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, दिस इज़ वी नेगेटिव, दिस इज़ वी पॉजिटिव। अब जब हम इसको एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो फिर इसमें जो हम इनपुट देंगे वो इसके इन्वर्टिंग एंड पे देंगे, वो भी मैं बना देता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट है इसकी, और ये इसकी दोनों इनपुट्स हैं, ये वी नेगेटिव है, ये वी पॉजिटिव है, दिस इज़ वी नेगेटिव, दिस इनपुट इज़ वी पॉजिटिव। अब चूंकि ये क्लोज लूप में होगी, याद रखें हम क्लोज लूप स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एक इनपुट को कनेक्ट करेंगे आउटपुट के साथ, और बीच में यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर लगा देंगे, दिस इज़ फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, इसका भी मैंने नाम रखा है कि इसको हम फीडबैक रजिस्टर कहेंगे, हमारे यहाँ पे हमने इसका नाम आ रखा है। यहाँ पे जो हम एक और रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट रजिस्टर यहाँ पे एक हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी जो है लेट्स से कि चूँकि इन्वर्टिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको जो है इनपुट देंगे विच इज़ इनपुट वोल्टेज। इस रजिस्टर को R1 कहेंगे, इस रजिस्टर को R2 कहेंगे। और इसकी चूँकि नॉन इन्वर्टिंग हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करेंगे। सो ग्राउंड मीन्स के जो नॉन इन्वर्टिंग है वी पॉजिटिव, उसका वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड किया, इट मीन्स कि इसका वोल्टेज ज़ीरो कर दिया। अब ये जो डायग्राम है, नाउ दिस इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम इसकी अगर गेन फाइंड करें, गेन फाइंड करना चाहें कि एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसकी क्या गेन है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ गेन, यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, इसकी गेन कितनी है, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें जो यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब ये क्लोज लूप है तो इसमें ये जो भी आउटपुट होगी, जहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे आउटपुट दी है, इस आउटपुट ने ये जो इसकी इनपुट है, ये जो V नेगेटिव है, इसको इसके इक्वलाइज करना है। ठीक है, वही वाला रूल आपने याद रखना है जो भी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अगर इसकी जो V आउटपुट है, जो भी इसकी इनपुट हम देंगे, ये हमारे पास VI है विच इज़ इनपुट जो हमने दी है, लेट्स से 1 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट, तो वो V आउट पे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इन्वर्टिंग है तो नेगेटिव भी होगी। तो वो जो इनपुट होगी दैट विल ट्राई टू इक्वलाइज दीज टू इनपुट्स। अब वो चाहती है कि V नेगेटिव और V पॉजिटिव दोनों इनपुट्स इक्वल हो जाएं। अब उसमें जो आप देखें कि ये जो V पॉजिटिव है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो अब ये इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या चाहेगी कि ये जो इसकी V नेगेटिव है ये किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के। ठीक है, बात समझे ना आप, वही वाला रूल आपने लगाना है कि क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट होती है वो जो भी होगी दैट आउटपुट विल
इक्वलाइज द टू इनपुट्स। अब इसकी ये वाली इनपुट जो है ये तो जीरो है, हमें पता है, हमने इसको ग्राउंड किया है तो ये इनपुट जीरो है। तो ये वाली जो इसकी इनपुट है जो इन्वर्टिंग है V नेगेटिव, दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि दोनों इनपुट्स ने इक्वल होना है, इक्वलाइज होना है। अब जो इसको इक्वलाइज करने में इसका मतलब है कि जो भी करंट, फर्ज करें कि ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो भी करंट यहां से I1 R1 में से फ्लो करेगा, ये करंट इस V नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये करंट किस तरफ जाएगा, ये R2 की तरफ जाएगा। और ये सारा करंट जो है ये फ्लो करेगा R2 में से, इस तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरफ जो है ना V नेगेटिव वो किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है ना, वो तो इसने जीरो कर देनी है। इट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस इनपुट। और ये भी मैंने रूल में लिखा था कि किसी भी इनपुट में करंट ना तो इनवर्ट फ्लो होगा ना इनपुट से बाहर होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिज़ाइन ही यूं किया जाता है कि इसकी जो इनपुट्स होती हैं उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, राइट। जैसे इस सिचुएशन में है कि ना कोई करंट इनवर्ट जाएगा ना बाहर जाएगा, जो भी करंट इस रजिस्टर में से आएगा वो इस एक्सटर्नली कनेक्टेड जो फीडबैक रजिस्टर है इसमें से पास होकर आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हमने इसको कनेक्ट किया होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें जब ये करंट I2 जो है ये जब इस रजिस्टर R2 में से फ्लो करेगा, तो आपको पता है कि ये जो I2 और R2 है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू V2। ठीक है, ये कोई वोल्टेज बनेगा ना। अब ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो R2 है इसकी वैल्यू जो होती है ये बहुत हाई होती है। ठीक है, R2 की वैल्यू हाई होगी। अब जब इसमें से I2 करंट फ्लो करेगा तो I2 और R2 का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, ये आपने पॉइंट नोट करना है। चूंकि फीडबैक रेजिस्टर की वैल्यू बहुत हाई होती है, चलें इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फीडबैक रेजिस्टर की वैल्यू चूंकि बहुत हाई होती है, इसलिए जब I2 और R2 मल्टीप्लाई होंगे तो V2 बनेंगे और इस V2 की वैल्यू जो है ये बहुत हाई होगी। ठीक है, अब जो इस V2 की वैल्यू जो है वो वाला वोल्टेज जो इस R2 के अक्रॉस बनेगा, यानी R2 के अक्रॉस बनने वाला जो वोल्टेज होगा V2, द वैल्यू ऑफ दैट V2 इज वेरी हाई। अब जो इस आउटपुट वोल्टेज ने, अब हमने क्या करना है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसने इस V नेगेटिव को जीरो करना है। ठीक है, अब ये जो V2 है या I2 R2 है, ये तो V2 है इसके अक्रॉस जो इस हाई रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसने अपनी वैल्यू इस तरह बनानी है या इसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट होगी कि वो वाली वैल्यू जब इस V2 में ऐड होगी द आंसर मस्ट बी जीरो, क्योंकि ये जो V नेगेटिव है, ये जो V नेगेटिव है जो यहाँ पर इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्टिंग इनपुट जीरो होनी है और ये इन्वर्टिंग इनपुट जीरो होगी। और ये इन्वर्टिंग इनपुट जीरो किस तरह होगी कि अगर ये वाली वोल्टेज V2 जो इस R2 रजिस्टर के अक्रॉस है V2 प्लस ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेजेस अगर ऐड हों तो इसका आंसर किसके इक्वल होना, जीरो के। इसलिए कि ये दोनों इनपुट जो हैं ये V आउट और ये वाला V2, यानी इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज जो है ना V2 इस रजिस्टर के अक्रॉस दोनों वोल्टेजेस ऐड होकर जीरो बनेगी, क्योंकि V आउट ने इस इनपुट वोल्टेज V नेगेटिव को जीरो करना है जो कि इसके इक्वलाइज है। तो उसके लिए जब ये दोनों वोल्टेजेस ऐड होंगी तो फिर दोनों वोल्टेजेस ऐड होकर जीरो बनेगी। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आएगी कि ये रजिस्टर हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। समझ आ रही है ना कि ये जो आउटपुट जो एक्सटर्नल रजिस्टर हमने लगाया, ये जो क्लोज लूप हमने बनाया, इस क्लोज लूप को बनाने की वजह भी अब आपको यहाँ पे समझ आएगी। चूंकि इसकी आउटपुट ने, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट ने, चूंकि इसको इक्वलाइज करना होता है दोनों वोल्टेजेस को, तो उसमें बच्चों हमने देखे ना इसको जीरो कर दिया, V पॉजिटिव को जीरो कर दिया। इसका मतलब है कि V नेगेटिव को भी जीरो होना है। अब उसको जीरो होने का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो वाली वोल्टेज और जो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बनेगी दोनों इसको ऐड होकर क्या बना देंगी, जीरो बना देंगी। तो V नेगेटिव इज जीरो और जो V नेगेटिव है वो किस तरह होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो इस V2 और V आउटपुट का सम होगी। अब जो दूसरी तरफ ये भी आपको पता चल जाएगा कि V आउट इस केस में नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि V2 जो है वो पॉजिटिव है, राइट। अब V2 जो है वो पॉजिटिव है तो V आउट अगर नेगेटिव होगी तभी तो इसमें ऐड होकर जीरो होगी, सही है ना। तो ये जो V2 है ये पॉजिटिव होगी और ये जो V आउट है ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन क्या होगी, नेगेटिव, इक्वल एंड नेगेटिव। तो दोनों को ऐड करके आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू जो है V आउट की ये किसके इक्वल होनी चाहिए, नेगेटिव V2 के, यानी होनी भी उसके इक्वल चाहिए इस रजिस्टर की वैल्यू के, और होनी भी क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव V2 और प्लस V2 जो इसके क्रॉस है V2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के, विच इज इनपुट
इनपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट, राइट, इस दोनों का बनेगा। तो V नेगेटिव मस्ट बी जीरो। जीरो कब आएगा? जब ये V2 इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस V2 और आउटपुट की नेगेटिव V2 होगी, यानी होगी भी नेगेटिव और होगी भी इसके इक्वल, तो फिर ही उसमें ऐड होकर जीरो बनेगा ना। तो नेगेटिव V2 प्लस V2 होगा तो जीरो बनेगा ना। तो ये वाली बात आप याद रखें। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले स्टार्ट में कहा था कि जो इन्वर्टिंग इनपुट होती है इसकी आउटपुट नेगेटिव होती है। नेगेटिव मीन्स कि इसकी जो आउटपुट है वो इन्वर्टिंग होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट मस्ट बी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि ये इन्वर्टिंग होगी, ठीक है ना। तो वो बात ठीक हो गई इन्वर्टिंग वाली कि हमने इनपुट इस तरह देनी है और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें इन्वर्ट होकर मिलेगी। तो नेगेटिव साइन, आउटपुट पे नेगेटिव का साइन ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव होगी तो ही इस पॉजिटिव में ऐड होकर जीरो होगी, राइट। समझ आ गई बच्चों बात की। तो ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अब आपको इसकी समझ आ रही है कि ये फीडबैक रेजिस्टर क्यों लगा, इसको क्लोज लूप क्यों बनाया, आउटपुट नेगेटिव क्यों होगी इन्वर्टिंग के केस में। ये सारी बातें यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ आ रही हैं। सही है बच्चों। अब इसमें मैं इसकी गेन कैलकुलेट करता हूँ। तो देखें बच्चों, इसकी गेन को कैलकुलेट करने के लिए जो I1 होगा, ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ से जो करंट आएगा I1 वो R1 में से गुजरेगा, फिर वो कहाँ से पास करेगा? R2 में से। तो मैं ये लिखता हूँ जो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं ये लिखता हूँ कि करंट थ्रू R1 इज, ये जो R1 है इसमें से जो करंट पास करेगा दैट इज I1, और वो जो बच्चों करंट होगा I1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V ओवर R1। यानी इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस हम देखेंगे V कितना है। अब इस R1 के अक्रॉस 2V हैं, यानी इसके लेफ्ट पे VI है इनपुट वोल्टेज और इसके राइट पे V नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आप ये यूँ समझ लें कि ये हमारे पास जो है ये R1 रजिस्टर है, दिस इज़ R1 रजिस्टर, इस तरफ V नेगेटिव है और इस तरफ VI है, सही है ना। इस तरफ V नेगेटिव यहाँ पर और इस तरफ VI है। तो जब हमने VI1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? V नेगेटिव माइनस VI ओवर R1, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, R1 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों V नेगेटिव जो है वो ज़ीरो है, माइनस VI ओवर R1, तो हमारे पास I1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव VI ओवर R1, ठीक है। ये देखें आपने I1 कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज I1? I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1, ठीक है। तो चूंकि इन्वर्टिंग के तौर पे यूज़ करना तो यहाँ इनपुट दी है तो यहाँ से करंट जाएगा। अब जो मैं लिखता हूँ इसको कि करंट थ्रू R2 इज, अब इस R2 में से कितना करंट होगा, ठीक है। तो R2 जो है हमारे पास, R2 रजिस्टर जो है ये फीडबैक रजिस्टर है जो R2, इसके आउटपुट पे V0 है, इस तरफ इसके V0 है और इस तरफ इसके जो है वो V नेगेटिव है। तो इसमें से कितना करंट पास करेगा? I2, जो इसमें से करंट जाएगा I2 दैट विल बी इक्वल्स टू V0 माइनस V माइनस ओवर R2। अब यहाँ पे जो V माइनस है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के, तो V0 माइनस ज़ीरो ओवर R2, तो ये किसके इक्वल होगा? V0 ओवर R2। यहाँ से बच्चों जो I2 है दैट इज इक्वल्स टू V0 ओवर R2। तो ये बन गया हमारे पास I2, ठीक है, I2 आ गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो I1 है वही I2 है, क्योंकि I1 इधर तो गया ही नहीं इनपुट की तरफ, यहाँ तो जा ही नहीं सकता, इस तरफ जाएगा और R2 में से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो I1 है दैट इज इक्वल्स टू I2, तो I1 किसके इक्वल है? नेगेटिव VI ओवर R1 इक्वल्स I2 विच इज़ V0 ओवर R2। यहाँ से जो VI इस तरफ, R2 इस तरफ, तो नेगेटिव R2 ओवर R1 इक्वल्स टू V0 ओवर VI। तो जो V0 ओवर, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, V0 ओवर VI इज इक्वल टू नेगेटिव R2 ओवर R1। तो V0 ओवर VI किसके इक्वल होगा? गेन के, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव R2 ओवर R1। तो यहाँ से बच्चों हम लोग एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो गेन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज नेगेटिव R2 ओवर R1। मतलब कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसकी जो गेन है वो डिपेंड करती है फीडबैक रजिस्टर पे और इस ये जो इनपुट रजिस्टर आप कह लें, ये जो R1 हमने लगाया है
दैट R1, तो दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो आप देखें गेन उतनी ज़्यादा होगी जितनी R2 ज़्यादा होगी। अब इसको ज़रा आप सोचें, लॉजिकली कंसेप्चुअली सोचें, जितना R2 ज़्यादा होगा, ये देखें जितना R2 ज़्यादा होगा उतना V2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जितना V2 ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज को उतना ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि उस आउटपुट वोल्टेज ने इस V2 में ऐड होके इस नेगेटिव वाली इनपुट को ज़ीरो करना है। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो गेन है वो ज़्यादा होगी। जब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो गेन तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। समझे ना बच्चों बात को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पॉइंट है ये। तो गेन इज माइनस R2 ओवर R1, दोनों की रेशो, R2 और R1 की रेशो। जितनी दोनों की रेशो बड़ी होगी इसका मतलब है R2 बड़ा होगा, R1 छोटा होगा। जितना R2 बड़ा होगा उतनी V2 इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी, और जितनी इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी आउटपुट को वोल्टेज ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उतनी वोल्टेज ज़्यादा करेगा तभी उसमें ऐड होकर इसको ज़ीरो करेगा, तो इसलिए आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना R2 और R1 की रेशो ज़्यादा होगी उतना आउटपुट जो है उतनी गेन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जितनी आउटपुट बढ़ेगी उतनी इसकी गेन ज़्यादा हो जाएगी, इसकी गेन बढ़ जाएगी। समझ आ गई बच्चों बात की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और की पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया, ठीक। यहाँ पे बच्चों ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंप्लीट हुआ, राइट। चलें इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, इसका ये पूरा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा लेक्चर आज का लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। आज आपने जो है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर अच्छा सा समझ के जाना है, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये जो एक्सप्लेनेशन है इस तरह से ये आपको शायद कम ही मिलेगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये आज आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर अच्छा सा समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो हम लिखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज तो सारा कुछ समझ आने वाला है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है जी। चलें जी, रेडी हैं, पानी शानी पी लें आप लोग फिर से। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अब देखते हैं। तो जो नॉन इन्वर्टिंग मीन्स कि अब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट है वो देनी है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे कोई नेगेटिव VCC, यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो होना ही है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये फीडबैक रजिस्टर भी हमने लगाना है, ये वैसे ही लगा देंगे, फीडबैक रजिस्टर उधर ही लगना है। तो यहाँ पे ये लग गया फीडबैक रजिस्टर विच इज़ R2, और जिसको हम कहते हैं ये है फीडबैक रजिस्टर, ठीक है, फीड। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है। यहाँ पर हमें मिलेगी आउटपुट, और ये है हमारे पास रजिस्टर जो कि नेगेटिव इसके साथ लगा है। ये एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी होता है। अगर मैंने ये वाली बात शुरू की तो शायद बात थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। तो R2 और R1 दोनों पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है उन तमाम टीचर्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जो पढ़ा रहे हैं, ये अगर आप इस अंदाज में सोचें, R2 और R1 दोनों एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको नाइट स्विच में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैंने R1 लगा दिया। तो सारे बच्चे अब याद रखें, अब हमने इनपुट कहाँ देनी है। अब हमारी इनपुट जो है वो चली गई इस नॉन इन्वर्टिंग पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है अब ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हमने इनपुट कहाँ दे दी, हमने इनपुट दे दी नॉन इन्वर्टिंग पे। ये है V नेगेटिव और ये होगी V पॉजिटिव, और ये इसकी आउटपुट, ये फीडबैक रजिस्टर, ये R1 R2 दोनों यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आप ऐसे ही याद रख लें, आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं बताना है इसमें। R2 और R1, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए, आप इसको याद रखें। R1 ये ग्राउंड है, और ग्राउंड का मतलब कि इसका पोटेंशियल 0 है। अब देखें बच्चों, जब हम इसके नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे तो ये इसकी आउटपुट बनाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर इसकी आउटपुट इस तरह बनाएगा कि वो इस V2 के वोल्टेज के साथ, यानी V2 के साथ इस R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2, उसके साथ उसको जब इसको और उसमें ऐड करेंगे द रिजल्ट मस्ट बी V नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके इक्वल होना चाहिए। अब ज़रा उसी रूल पे आ जाएं
कि आउटपुट क्या चाहती है किसी ऑपरेशन एम्पलीफायर की, कि इसकी दोनों इनपुट्स को इक्वलाइज किया जाए। अब बच्चों देखें यहाँ पर जो V पॉजिटिव है, ज़रा सोचिएगा आप लोग, यहाँ पर जो V पॉजिटिव है वो किसके इक्वल है, इनपुट के। ठीक है, जो भी इनपुट हम देंगे वो हमने यहाँ दी है, तो V पॉजिटिव किसके इक्वल है, VI के। अब जो रूल के मुताबिक जो आउटपुट है वो क्या चाहती है कि ये जो V नेगेटिव है, ये जो V नेगेटिव है ये किसके इक्वल हो, उसी के इक्वल हो जो V पॉजिटिव है। जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वही ये हो, तो ये जो V नेगेटिव है ये फिर किसके इक्वल होगा, ये भी VI के इक्वल हो जाएगा। तो आउटपुट इसको भी VI बना देगी, क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आएगी, आउटपुट इसको भी VI बना देगी। समझ गया ना बच्चों बात को। तो दोनों को इक्वलाइज करना है, ये इसका रूल है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगी, यहाँ से एक करंट भेजेगी I, वो करंट यहाँ से पास करेगा इस रजिस्टर में से I2 में से। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V2 हो गया, यहाँ से करंट I आएगा, वो करंट पास करेगा R2, यहाँ से ये करंट पास होता हुआ इधर आएगा, यहाँ से इस तरफ तो जाएगा नहीं, यहाँ से फिर ये करंट R1 में से पास होता हुआ ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट फौरन एक करंट भेजेगी, वो करंट इसमें से R2 में से पास करेगा। लेट्स से दैट करंट इज I2। जब वो R2 में से पास किया तो I2, फिर वहाँ से वो R1 की तरफ आया, तो ये करंट कितना बन गया, I1, और फिर ग्राउंड की तरफ यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हो गया। इनपुट की तरफ करंट नहीं जाना, ये याद रखें। नो करंट कैन फ्लो थ्रू एनी इनपुट, ये मैंने वहाँ लिखा भी था। नो करंट विल फ्लो इन और आउट ऑफ इनपुट, यहाँ नहीं जाना। जो करंट आएगा वो इधर से जाएगा, तो इस रजिस्टर से इस फीडबैक रजिस्टर में, अगर इस केस में इधर से करंट आ रहा है तो इस फीडबैक रजिस्टर से इधर आ जाएगा। कोई भी करंट जो है वो इन और आउट नहीं होगा इनपुट पे। बस यही एक तरीका है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्लोज्ड लूप ऑपरेशन का, ये आपने याद रखना है। तो क्लोज्ड लूप ऑपरेशन में या क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो फीडबैक रजिस्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको इसकी फीडबैक रजिस्टर की भी समझ आ रही कि फीडबैक रजिस्टर क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब देखें जो इसमें जो है अब आउटपुट की जो वोल्टेज है और ये जो V2 है ये दोनों ऐड होंगे, और ये दोनों ऐड होके किसके इक्वल आ जाएगा, VI के। इस केस में बच्चों ये जो V2 होगा दैट विल बी नेगेटिव V2। ठीक है, ये उसका ऑपोजिट हो गया। पहले करंट इस तरफ जा रहा था, राइट, याद है आपको, पिछली वीडियो को रिवाइंड करके देखें, पीछे करके देखें, मैंने भी बताया था। करंट पहले केस में करंट इस रजिस्टर R2 के इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो V2 वाज पॉजिटिव। अब करंट इसके ऑपोजिट तरफ आ रहा है, तो V2 विल बी नेगेटिव। सो नेगेटिव V2 और V आउट जो है ये क्या होगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी V0 की, आउटपुट वोल्टेज की। ये आउटपुट वोल्टेज और V2 ये आउटपुट वोल्टेज इस V2 में ऐड होंगे, द रिजल्टेंट विल बी VI। तो ये दोनों वोल्टेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज। यानी इस आउटपुट वोल्टेज में जब -V2 होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, VI के। तो चूंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई है, चूंकि इस R2 की वैल्यू हाई है, तो R2 के क्रॉस जो नेगेटिव V2 है ये बहुत हाई होगा, I इंटू R2। तो R2 चूंकि बहुत हाई है तो V2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको इससे भी ज़्यादा होना है, आउटपुट की वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी, तभी तो इसमें से इसको माइनस करके VI आएगा। फर्ज कर लें बच्चों कि VI की वैल्यू जो है ये फर्ज करें कि 1 वोल्ट है। ठीक है, अब जो नेगेटिव V2 है ये हमारे पास नेगेटिव 100 वोल्ट है। ठीक है ना, तो अब इसको 1 वोल्ट बनाने के लिए इस V0 को क्या करना पड़ेगा, 101 वोल्ट होना पड़ेगा। ये 101 होगा तो 100 में ऐड होके 1 वोल्ट बनेगा ना, तो इसमें ये आउटपुट वोल्टेज इसमें ऐड होगा तो 1 वोल्ट आएगा ना। तो अगर हम इस फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो इसके क्रॉस V2 ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। जब V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आउटपुट वोल्टेज ने उससे भी ज़्यादा होना है, तो बन गया ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक हाई गेन एम्पलीफायर बन गया ना इसमें, कि जब इसको हमने ज़्यादा कर दिया, इस V2 की वैल्यू को हमने ज़्यादा कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली V0 ने तो इससे भी ज़्यादा होना है, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसने इसमें ऐड होकर ये बनाना है। अगर जो फ़र्ज़ कर लें कि ये जो VI है, फिर से समझें कि अगर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव V2 है ये अगर -100 वोल्ट है, तो फिर अब आउटपुट को इसको 10 बनाने के लिए खुद को 110 वोल्ट करना पड़ेगा। तो ये जब 110 वोल्ट 100 में ऐड करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगी इनपुट, इसके इक्वलाइज हो जाएगी। समझे ना बात को। तो जितना ये फीडबैक रजिस्टर ज़्यादा होगा उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा,
नेगेटिव, और इसको इसमें ऐड करके जब VI बनेगा तो इसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने पड़ेगा, विच मीन्स कि आउटपुट आपकी ज़्यादा हो गई तो गेन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही होगा डेफिनेटली। ये नेगेटिव है तो ये फिर क्या होगा, पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके जी, तो अब इसमें मैं आपको इसकी गेन फाइंड कर देता हूँ। चलें जी बच्चों, इसको लिखते हैं फिर से, अब इसकी गेन फाइंड करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं करंट थ्रू R2, इस R2 रजिस्टर में से करंट फाइंड करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं करंट थ्रू R2 इज, इस R2 में से करंट कितना है, I2। अब इसमें जो देखें, ये जो R2 है फीडबैक रजिस्टर, इस फीडबैक रजिस्टर की इस तरफ V0 है, इस तरफ V माइनस है, वैल्यू है इसकी R2। तो जो करंट होगा I2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V0 माइनस V नेगेटिव ओवर R2, राइट। सो V0 माइनस V नेगेटिव, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, V0 माइनस V नेगेटिव ओवर R2, और जो V नेगेटिव है वो किसके इक्वल है, VI के, तो V0 माइनस VI ओवर R2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास I2, यानी यहाँ पर हमारे पास जो I2 है उसकी वैल्यू आ गई V0 माइनस VI ओवर R2। ठीक है, इस तरफ जो अब करंट फाइंड करते हैं R1 में, तो हमारे पास जो R1 है दिस इज़ V नेगेटिव, दिस इज़ ज़ीरो। अब इस तरफ R1 की जो है ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब है, ग्राउंड का मतलब है कि इस तरफ वोल्टेज क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ I1। तो लेट्स से I1 विल बी इक्वल्स टू V नेगेटिव माइनस ज़ीरो ओपॉन R1। V नेगेटिव जो है वो VI के इक्वल है, तो माइनस ज़ीरो, तो दिस इज़ VI अपॉन R1। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जल्दी से कंप्लीट करें इसको, वीडियो हमारी ऑलरेडी थोड़ा लेंथी हो गई। अब जो इसमें हमारे पास जो I1 है नाउ दैट इज़ VI ओवर R1, तो ये हमारे पास ये आ गया I1, और ये हमारे पास आ गया I2। तो दोनों को इक्वलाइज करेंगे, इक्वलाइज इसलिए कि जो इसमें करंट वही इसमें इस तरफ तो जाना नहीं है, राइट। दोनों इक्वलाइज हैं ये दोनों वोल्टेजेस, और बीच में यहाँ पे एक हाई रेजिस्टर कनेक्ट है, तो यहाँ करंट नहीं जाना, इधर से इधर ही जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू I2, सो वी राइट I1 इज इक्वल टू I2। तो दोनों को अगर हम इक्वलाइज कर दें, चलें इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हम दोनों को इक्वलाइज कर दें, I1 इज इक्वल टू I2, तो I1 जो है दैट इज़ VI ओवर R1, और ये जो I2 है हमारे पास दैट इज़ V0 माइनस VI ओवर R2। R2 इधर ले जाएं, VI इधर ले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास R2 ओवर R1 इज़ इक्वल टू V0 माइनस VI, और ये जो VI है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक, थोड़ा उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसको सेपरेट अलग कर दें, दिस इज़ R2 ओवर R1, दिस इज़ V0 ओवर VI माइनस VI ओवर VI, सो दिस इज़ R2 ओवर R1 इज़ इक्वल टू V0 ओवर VI माइनस 1। ठीक है, VI ओवर VI1, इसको इधर ले आए, तो 1 प्लस R2 ओवर R1 इज़ इक्वल टू V0 ओवर VI। सो व्हाट इज़ V0 ओवर VI, दिस इज़ गेन, so gain is 1 plus R2 over R1. So this is gain of operational amplifier as non-inverting amplifier। यहाँ पे शायद आपको वीडियो में लिखा नज़र ना आए, तो हमारे पास जो V0 अपॉन VI है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज़ गेन इज़ इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन R1। ये वाला आंसर हमारा इस तरफ नीचे आया था, तो इसको मैंने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो गेन है ये भी डिपेंड करती है कि R2 और R1 की रेशो कितनी है। जितना R2 ज़्यादा होगा, फिर वही बात, जितना R2 ज़्यादा होगा उतना V2 ज़्यादा होगा, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज को भी उतना ही ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि उसमें ऐड होके ये वाली वैल्यू बन सके। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट होके ये बनना है, तो इसको फिर ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल आ सके, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो R2 ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन वन लेक्चर। तो आप लोगों ने बच्चों इस पूरे लेक्चर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया,
ठीक है, उसकी सिंबल बनाई और उसकी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद दो टाइप्स, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्लोज लूप। ओपन लूप को अलग से आपने समझा, क्लोज लूप को अलग से समझा, और क्लोज लूप में फिर ये दो केसेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और एज ए नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं आपकी बुक में दो लिखी हुई हैं। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो ये है कि दोनों इनपुट्स के दरमियान में एक हाई रजिस्टर कनेक्ट होता है हमेशा। देखिए ना, ये लाजमी हाई रजिस्टर होना चाहिए ये वाला, इसलिए कि कोई करंट यहाँ फ्लो ना कर सके इनपुट में कोई करंट ना इनवर्ट जाता है ना आउटवर्ट जाता है। यानी कि क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे ही बनाया जाता है कि करंट सारा इस फीडबैक रजिस्टर से जाए, जबकि इसमें से ना पास करे। इसका जो अपना मैकेनिज्म है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो रोकता है कि करंट इधर ना आ जाए, वो इधर से ही जाए। तो नो करंट कैन फ्लो इन और आउट। तो उसके लिए यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट होती है जिसको कहते हैं हाई रजिस्टर या हाई इंपीडेंस भी कहते हैं। और इस तरफ जो एक आउटपुट रजिस्टर के साथ यहाँ रजिस्टर कनेक्ट होती है आउटपुट वोल्टेज के साथ, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल, मतलब बहुत स्मॉल होती है, इसलिए कि ज़्यादा सारा वोल्टेज जो है वो आउटपुट रजिस्टर पे जाए, इनपुट रजिस्टर पे वोल्टेज ना जाए, और वो करंट के फ्लो को कंट्रोल भी करती है। ये आपने दोनों बातें भी याद रखनी है। ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन हमारे ये सिर्फ दो हैं। तीसरी ओपन लूप गेन है, वो मैंने बता दी, उसको आपने याद कर लेना है। ऑलराइट बच्चों, तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी है, तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छा सा अंडरस्टैंड करें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर जो है इसमें आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इतना डिटेल्ड लेक्चर जो है ये भी यहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, और स्पेशली हमारी उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में तो ये बिल्कुल भी इस तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है। अगर आप लोग इसको जो है इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, दो सीटिंग में, एक सीटिंग में, जैसे आपको कंफर्टेबल है, आप इस लेक्चर को अटेंड करें, इस लेक्चर को देखें। इसमें जो मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके पास है तो ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है अबाउट में, और डायरेक्ट अगर आप लोगों को पता भी है तो मुझे सेंड करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं और मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, ताकि मैं उसको भी किसी और एंगल से एक्सप्लेन कर सकूं, किसी और एंगल से उसको देख सकूं। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज लॉन्ग लेंथी लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 9 में, और उसमें बच्चों हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच। और बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।